नमस्कार दोस्तों। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिस्ट्रैक्शन, समय की कमी और लगातार घटती प्रोडक्टिविटी। हम बार बार टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या सच में समय को मैनेज करना ही समाधान है, या फिर हमें अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए? आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, जिसे लिखा है डेविड कड़वी ने। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता की कुंजी घड़ी की सुइयों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने माइंड को सही दिशा में चलाने में है। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को निखारना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और जिंदगी में ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। डेविड कड़वी भी एक राइटर और पॉडकास्टर हैं। वह लोगों को उनके क्रिएटिव काम में प्रोडक्टिव बनने में मदद करते हैं। उनकी बुक्स की न मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। डेविड टेड डर पोस्ट और ऑब्जर्वर में भी आ चुके हैं। तो बात यह है कि कई बुक्स और स्पीकर्स यह बताते हैं कि अपने टाइम को कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वे आपसे यह करने या वह करने के लिए कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीजों को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं। यह समरी माइंड मैनेजमेंट को पाने के लिए आपको कुछ सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाने वाली है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी व्हेन क्रिएटिविटी मैटर्स बाय डेविड कड़वी। आप इसे अपने चारों ओर देखते हैं। रोज लोग पैसा कमाने की भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इसीलिए आपको हर एक सेकंड को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए आप अपना कैलेंडर अलग अलग एक्टिविटीज से इस कदर भर देते हैं कि आपके पास आराम करने का वक्त ही नहीं होता। इतना ही नहीं, आजकल तो लोग मल्टीटास्किंग भी करने लगे हैं, यानी कई काम एक साथ करना, जैसे लंच करते हुए अपने ईमेल का जवाब देना। क्या यह वही हसल कल्चर यानी भाग दौड़ वाला कल्चर है जिसका एक हिस्सा बनकर सभी गर्व महसूस करते हैं? क्या हमेशा थका थका रहना, गुस्सा करना या परेशान महसूस करना आम बात हो गई है? यह समरी यह साबित कर देगी कि टाइम मैनेजमेंट अब किसी काम का नहीं रहा और इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यह सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट सक्सेस पाने और कोई भी काम करने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। आप यह भी सीखेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट अपने गोल्स को पाने का बेहतर तरीका है। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर से, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर डेविड कड़वी खुद को कभी एक राइटर नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर की गई जिसे कोई बेवकूफ ही ठुकरा सकता था। इसीलिए डेविड ने अपनी लाइफ को इस तरह प्लान किया कि वह एक बुक लिख सकें। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास बुक लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया और इनकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को रखने लगे। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी बुक लिखने पर फोकस करने के लिए जी जान लगा दी थी। एक राइटर के दिमाग में शब्दों का जैसे एक पिटारा सा होता है और वे शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना नेचुरल या आसान नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे। न जाने कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे यूं ही कितने घंटे निकल जाते। फिर उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में बुक का 25% काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। डेविड अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। बड़बड़ाहट में उन्होंने कोस्टारिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। वह यह बात अच्छे से जानते थे कि वहां जाकर भी वह कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो क्या रिट्रीट ज्वाइन करने से उन्हें पछतावा हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। डेविड को रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद पछतावा होने लगा और वह अपने घर से बाहर निकल गए। वह अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना चाहते थे। तब उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। वह रोड के दूसरी तरफ थे जब उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे मानो वे दोनों दोस्त हों। डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया।
उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो बस हल्की फुल्की बातें करना चाहते थे। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातें ज्यादा लंबी तो नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हुआ। जब डेविड घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अगले 1 घंटे में डेविड पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इससे डेविड को समझ में आया कि असल में ऐसा क्या हुआ था जिससे वह लिखने में सफल रहे थे। इसकी वजह सिर्फ लिखने के लिए समय निकालना नहीं थी। टाइम मैनेजमेंट अब इफेक्टिव यानी कारगर नहीं रहा है। आपको टाइम की नहीं बल्कि लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट में होने की जरूरत है। इसी को डेविड माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। डेविड क्रिएटिव मोड में घुसने के लिए 2 तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डिवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स यानी विचार बिखरे हुए होते हैं। इसमें आपका ध्यान कई चीजों पर होता है। जब आप इन अलग अलग थॉट्स को जोड़ देते हैं तो इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब राइटिंग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसे कहने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। पहला, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप इसे फॉर्मल तौर पर कहना चाहते हैं या फिर ऐसे जैसे आप एक दोस्त से बात कर रहे हों? क्या आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते, या फिर आप सभी को यह बता देना चाहते हैं कि इसे आपने लिखा है? यही डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब आप अपने ऑप्शंस में से किसी एक को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने पहले प्यार के बारे में लिखना चाहते हैं। आप अपने रीडर्स के लिए अपनी राइटिंग के टोन को एक दोस्त की तरह पेश करना चाहते हैं। आप इसे कोई नाम नहीं देना चाहते, क्योंकि आप खुद की पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहते। इसीलिए अच्छे क्रिएटिव आइडियाज बनाने के लिए आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों की जरूरत होती है। अपने फाइनल प्रोडक्ट को ब्रिलियंट बनाने के लिए आपको सबसे बेहतरीन आइडियाज की जरूरत है। पर आप इन आइडियाज को कैसे ढूंढेंगे? अपने क्रिएटिव स्पॉट को पहचान कर। आपका क्रिएटिव स्पॉट उस वक्त और उस जगह के बारे में बताता है जिसमें आप अपना बेस्ट क्रिएटिव काम कर पाते हैं। क्रिएटिव काम ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी गाइड बुक की मदद से कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक या कोई मैथमेटिकल फार्मूला काम नहीं आता। क्रिएटिव वर्क एक ऐसा अनोखा थॉट प्रोसेस है जिसे हम अक्सर इंसाइट कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इंसाइट अचानक हुए एहसास या नजरिए में हुए बदलाव को कहते हैं। इंसाइट को एक यूरेका मूवमेंट भी मान सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ मिलने से आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या आपको कभी अचानक से कोई ब्रिलियंट प्लान या आइडिया आया है? उसे ही यूरेका या फिर मिल गया या कि ये मोमेंट कहते हैं। यह तब होता है जब अपने गाने के कुछ मिस शब्द आपको अचानक से मिल जाएं, या आप अपनी कहानी का एक परफेक्ट प्लॉट ढूंढ निकालते हैं। अब दोबारा कुछ पेट करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि क्या पेट करें, तो इसके लिए अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को पेट करने के बारे में अचानक याद आना एक यूरेका मोमेंट होगा। कुछ खास वक्त के दौरान अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढना आसान हो सकता है। याद रखिएगा कि यह माइंड मैनेजमेंट के बारे में है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं। आपकी एनर्जी हर एक दिन या पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जॉब पर आपकी बहुत सी एनर्जी खर्च हो जाती है, ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करना या अपनी पेंटिंग या नोबेल पर काम करने जैसे काम भी आपकी बहुत सारी एनर्जी ले लेते हैं। इसीलिए दिन का वह सही वक्त ढूंढ निकालिए जब आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपको अपने सिस्टम यानी अपने स्लीप साइकिल से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। यह सिस्टम आपको दिन में जागरूक रहने में मदद करता है। इसे ऊपर जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए। जितना ज्यादा आप जागे रहेंगे, उतने ज्यादा आप अलर्ट रहेंगे। लेकिन जागे रहने के साथ साथ अलर्ट रहने को आपका स्लीप डेट रोक देता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप एक रात अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका स्लीप डेट बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने स्लीप डेट को नीचे जाती हुई एक लाइन की तरह सोचिए, क्योंकि यह आपकी एनर्जी को कम करता है। आपके सिस्टम और स्लीप डेट दोनों की लाइन दोपहर के शुरुआती वक्त लगभग 2:30 बजे मिलती है। इसी वजह से आप इस वक्त सुस्त और थका हुआ महसूस करते हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझने से आपको अपने काम पर आसानी से फोकस करने में मदद मिलती है। बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत फोकस्ड होकर काम करते हैं। जैसे बेस्ट वायलिन प्लेयर अपने दिन की शुरुआती 2-4 घंटे मन लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। मशहूर राइटर वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का वक्त वह समय होता है जब लोग पूरी तरह से जगे हुए और सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। अपने क्रिएटिव स्पॉट को हासिल करने के लिए डेविड ने एक और तरीका बताया है। इसे वह फर्स्ट वेवर रूल कहते हैं,
जो अपने काम को पूरा करने में उन्हें डिसिप्लिन रहने में मदद करता है। जब आप अपने दिन का सबसे पहला घंटा अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो उसे फर्स्ट वेवर रूल कहते हैं। और यह कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसा करने से आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि क्या यह सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम से कीजिए, यानी एक ऐसे काम से जो आपको करना ही है। ऐसा करने से इसे पूरा करने के लिए आपके आलसी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ऐसा करना उस काम में आने वाली रुकावटों को भी रोकता है। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को लेने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दी 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जब आप असल में राइटिंग और पेंटिंग नहीं कर रहे होते, तब भी आप राइटिंग और पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का प्रोसेस सिर्फ राइटिंग और पेंटिंग के बारे में नहीं है। इसे सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राम बोलर क्रिएटिविटी के 4 स्टेज कहते हैं। पहला स्टेज है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। यह तब होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ सोचते हैं। आपकी स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, आपका गाना कितना लंबा होगा, पेंटिंग बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी दिमाग चलाने वाला स्टेज है। इसमें आपके पास अपने प्रोजेक्ट की इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया की तरह हो जाते हैं। डेविड ने भी अपनी बुक पर इसी तरह काम करना शुरू किया था। ऐसा भी वक्त हुआ जब वह अपने लिविंग रूम में बैठकर इंफॉर्मेशन के ऐसे सोर्सेस को खोलकर देखा करते थे। डेविड के चारों ओर बुक्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स बिखरे रहते थे। उनके पास एक व्हाइट बोर्ड भी था जिस पर वह पॉसिबल टॉपिक्स और चैप्टर लिखते थे। डेविड ने जो रिसर्च की थी वह समय की बर्बादी नहीं थी, यह उन्हें क्रिएटिविटी के अगले स्टेज तक पहुंचने में मदद कर रही थी। दूसरा स्टेज इंक्यूबेशन है। यह ऐसा वक्त होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट पर इतना एक्टिव होकर काम नहीं करते हैं। आप शायद किसी और चीज पर काम कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। हमें बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत होती है। किसी काम को तुरंत पूरा करने के लिए खुद को मजबूर करना हमेशा काम नहीं करता है। ऐसा करने से आप फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे और आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा होने से आपको अपने क्रिएटिव स्पॉट को ढूंढने में और तीसरे स्टेज पर जाने में मुश्किल होगी। तीसरा स्टेज इल्यूमिनेशन है। यह यूरेका या आहा मूवमेंट है। तीसरे स्टेज को पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अचानक से होने वाला और अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसा कि बताया गया है कि अगर आप जरूरी तैयारी नहीं करेंगे तो आप इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। आपको पहले स्टेज पर बहुत सा वक्त देना होगा। आइए जानते हैं कि पहला स्टेज आपको तीसरे स्टेज पर पहुंचने में कैसे मदद करता है। इसके लिए हम द बीटल्स के पॉल मैककार्टनी का उदाहरण लेंगे। पॉल ने यस्टरडे नाम का वह यादगार गाना बड़े ही अनोखे तरीके से कंपोज किया था। उन्हें इस गाने की धुन अपने सपने में सुनाई दी थी। जब उनकी आंख खुली तो वह आधी नींद में उठकर अपने पियानो पर उस धुन को बजाने लगे और इस तरह इतिहास के सबसे महान गानों में से एक गाना बना। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। यस्टरडे बनाने से पहले भी पॉल कई गाने लिख और कंपोज कर चुके थे। वह सालों से म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे और यस्टरडे जैसा गाना लिखने के बाद भी उनका सफर वहीं नहीं रुका। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह चौथे स्टेज वेरिफिकेशन को भी अच्छे से पूरा करें। वेरिफिकेशन स्टेज तब आता है जब आप अपने यूरेका मूवमेंट पर दोबारा विचार करते हैं। इसमें यह पक्का किया जाता है कि जो आइडिया आया है वह न केवल दमदार है बल्कि पूरी तरह सटीक और ओरिजिनल भी है। यह स्टेज आपको अपने काम को गहराई से जांचने और किसी भी तरह की कमी को दूर करने का मौका देता है। पॉल को पूरी तरह यकीन नहीं था कि उनकी बनाई हुई धुन पूरी तरह से ओरिजिनल है। उन्हें यह अंदेशा था कि कहीं यह पहले से सुनी हुई कोई धुन तो नहीं। उस समय ऐसे डिजिटल टूल्स नहीं थे जो तुरंत यह बता सकें कि कोई धुन मौलिक है या नहीं। इसलिए पॉल ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करीब 1.5 साल लगाए कि यह धुन उनकी अपनी ही रचना है। इस दौरान उन्होंने अपने गाने में कई बदलाव किए, लिरिक्स, ट्यून और अरेंजमेंट को और बेहतर बनाया। अगर आप हर क्रिएटिव स्टेज को पूरा करने का समय नहीं देंगे तो मास्टरपीस बनाना मुश्किल होगा। हर सफल रचना एक गहरे प्रोसेस से होकर गुजरती है और हर स्टेप इसमें उतना ही अहम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पेंट करने का सोच रहे हैं। आपको क्या पेंट करना है, आप इस बात पर रिसर्च करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप पेंटिंग की हिस्ट्री पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख डालते हैं। आप अपनी क्यूरियोसिटी को फ्री छोड़ देते हैं, यानी आजाद कर देते हैं। तीसरा है रिसर्च मेंटल स्टेट।
यह ऐसी स्थिति है जहां आप स्पेसिफिक सवाल और उनके जवाब ढूंढते हैं। डेविड ज्यादातर वक्त इसी स्टेट में रहते हैं। वह यह रिसर्च करते हैं कि एक चैप्टर को कैसे बनाया जाए, या फिर यह कैसे वेरीफाई किया जाए कि अपनी बुक में जो थी वह लिखने वाले हैं वह सही है या नहीं। चौथा है जनरल मेंटल स्टेट। यह वह स्टेट है जहां आप एक्चुअल में काम करते हैं। आप पहले दिए गए मेंटल स्टेट्स में इकट्ठे किए गए आइडियाज को जोड़कर कुछ बनाते हैं, जैसे अपना पहला ड्राफ्ट लिखना। पांचवा है पॉलिश मेंटल स्टेट। यह स्टेज उस काम को एडिट करने और तराशने का है जो आपने पिछली स्टेज में बनाया था। जैसे आप यह ध्यान देते हैं कि आपके सेंटेंस का कोई मतलब हो। पेंटिंग में आप यह चेक करते हैं कि कैनवास पर ऐसी कोई जगह ना छूट गई हो जहां आपने पेंट नहीं किया, या कोई ऐसा कलर तो नहीं है जिसे और ज्यादा डीप या हल्का करने की जरूरत है। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटल स्टेट। आप हमेशा अपने क्रिएटिव काम पर फोकस नहीं कर सकते। आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी होंगी, जैसे अपने बिल्स भरना और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना। यह मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरिया पर भी ध्यान देना होगा। आखिर में रिचार्ज मेंटल स्टेट होता है। इसमें आपको खुद को आराम देने और रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एक दिन छुट्टी लीजिए या वेकेशन पर जाइए। जब डेविड अपनी बुक को लेकर स्ट्रेस लेते हैं तो वह मसाज लेने चले जाते हैं। कभी कभी फनी वीडियो या मूवी देखना भी इसमें मदद कर सकता है। खुद को शांत करने और अपने माइंड को रिलैक्स करने के तरीके ढूंढें। क्रिएटिव साइकिल्स डेविड का बड़ा अजीब सा रूटीन था। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वह सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते थे। सुबह 4 बजे वह लाइट ऑफ करते, अपना कंप्यूटर बंद करते और दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफी शॉप चले जाते। वह कैफे में तब तक काम करते जब तक उसके बंद होने का वक्त नहीं हो जाता था। इसी को डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते हैं। यह एक ऐसा रिपीट होने वाला साइकिल है जिसमें अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको आराम करने का वक्त भी मिलता है। क्रिएटिव साइकिल में क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर, इंक्यूबेट, एलिमिनेट और वेरीफाई करते हैं। क्रिएटिव साइकिल को टाइम पर बेस्ड होने की जरूरत नहीं है। यह हफ्तों और यहां तक कि कई अलग अलग मौसम पर बेस्ड हो सकता है। आइए क्रिएटिव साइकिल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। बैट क्रिएटिविटी की पहले स्टेज प्रिपरेशन को रात में करना पसंद करती है। रात की शांति उन्हें फोकस करने में मदद करती है, इसलिए वो अपने गाने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन जुटाती हैं। चलिए अब वह क्रिएटिविटी के दूसरे स्टेज में चली जाती है, जो है इंक्यूबेशन। जब वह सोती है तो बैट का ध्यान अपने क्रिएटिव काम पर नहीं रहता। इससे सुबह वह इंस्पायर्ड महसूस करती है। फिर वह क्रिएटिविटी के तीसरे स्टेज में पहुंच जाती है, जो है इल्यूमिनेशन। जब वह खाना खाती है तो उसे एक आहा मूवमेंट मिलता है। उसे अपने गाने के सही अल्फाज मिल जाते हैं और वह तुरंत उन्हें अपने पास रखे टिश्यू पेपर पर लिख लेती है। पूरी दोपहर वह अपने गाने को सुधारने में लगा देती है। वह कुछ अल्फाजों को बेहतर शब्दों से बदल देती है और उस धुन को बजाने के लिए बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स को चुनती है। अपने माइंड को मैनेज करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। आपको सिर्फ वह ढूंढने की जरूरत है जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएटिव सिस्टम्स। एक बार डेविड बड़ी मुश्किल में थे। उन्हें अपने पॉडकास्ट के लिए डॉक्टर रॉक के साथ इंटरव्यू करना था। डॉक्टर रॉक डेविड के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने योर ब्रेन एट वर्क नाम की एक बुक लिखी थी, जिसकी मदद से डेविड यह समझ पाए थे कि क्रिएटिव वर्क में माइंड कैसे काम करता है। डेविड डॉक्टर रॉक को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन जिस दिन डेविड को डॉक्टर रॉक से बात करनी थी, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले जिस अपार्टमेंट को उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरे दिन वहां शोर शराबा होता रहा। एक पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए इससे खराब हालत नहीं हो सकती थी। दूसरा, डेविड हाल ही में अपनी बुक लिखने के लिए पनामा सिटी में रहने आए थे, लेकिन अपने नए मोहल्ले को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। इसलिए उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इंटरव्यू के लिए कोई दूसरी अच्छी जगह कहां मिल सकती थी। तीसरा, डेविड जानते थे कि इस इंटरव्यू का शेड्यूल बदलना नामुमकिन होगा, क्योंकि डॉक्टर रॉक जैसे जाने माने लोग हमेशा बिजी रहते हैं। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा मौका था। ऐसा लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। यह बिल्कुल साफ था, डेविड को पॉडकास्ट कैंसिल करना होगा। उस दिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था।
लेकिन तभी डेविड का क्रिएटिव सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उन्होंने डॉक्टर रॉक को एक ईमेल लिखा। ना जाने कैसे, लेकिन अचानक से वह नाउम्मीद महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने हर उस प्रॉब्लम का उपाय निकाल लिया था जो उनके सामने आ रही थी। आखिर में डेविड डॉक्टर रॉक के साथ रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो गए थे। क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा रिपीटिंग प्रोसेस है जो आपको अपने क्रिएटिव काम को पूरा करने में मदद करता है। यह आपको यह समझने में सहायता करता है कि अपनी मेंटल एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। क्रिएटिव सिस्टम को एक छाते की तरह सोचिए जो आपके क्रिएटिव साइकिल और क्रिएटिविटी के स्टेज को कवर देता है। यह बेसिकली पूरे क्रिएटिव प्रोसेस की देखरेख करता है। क्रिएटिव सिस्टम को कम से कम क्रिएटिव डोज की जरूरत होती है। यह वह सबसे छोटी चीज है जो आप अपने क्रिएटिव काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं। आपका मिनिमम क्रिएटिव डोज है अपनी बुक का एक पैराग्राफ लिखना। मिनिमम क्रिएटिव डोज आपको अपनी दूसरी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में मदद करता है। क्रिएटिव काम के लिए ओपन लूप भी बहुत जरूरी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप अपनी बिल्ली को खाना देते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि उसका खाना खत्म होने वाला है। आप सुपरमार्केट से बिल्ली का खाना लेने के लिए एक मेंटल नोट बना लेते हैं। यह एक ओपन लूप है क्योंकि कैट फूड खरीदना है। यह बात आपके दिमाग में लगातार चलती रहती है, तब भी जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं। ओपन लूप आपके माइंड में जगह घेरते रहते हैं। यह मेंटल स्पेस तभी खाली होती है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कैट फूड खरीद लेते हैं। पहली नजर में यह एक नेगेटिव चीज लग सकती है, लेकिन ओपन लूप आपकी क्रिएटिविटी के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए उस एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं जहां आप एक राइटर थे और अपनी बुक के लिए एक पैराग्राफ लिख रहे थे कि आपके दिमाग में एक ओपन लूप बनता है जिसे आप अगले दिन और आगे आने वाले दिनों में वापस देख सकते हैं। इस तरह अगर आप अपना पूरा दिन राइटिंग में नहीं भी लगा पाते हैं तो भी आपको गिल्टी महसूस नहीं होगा। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं आप आगे बढ़ते रहेंगे और अपना मोमेंटम नहीं खोएंगे। क्रिएटिव सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे ओपन लूप रख सकते हैं। एक लूप आपकी स्टोरी के प्लॉट से जुड़ सकता है, जबकि दूसरा स्टोरी के कैरेक्टर के बैक स्टोरी से। क्रिएटिव सिस्टम आपको बहाने बनाने से भी रोकता है। आप यह भी नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्रिएटिव डोज के लिए कुछ ही मिनट चाहिए होते हैं। और अब वह मोमेंट जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े और सुने उनकी लर्निंग्स को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपने सीखा कि माइंड मैनेजमेंट क्या होता है। इसका मतलब है अपने काम को करने के लिए सही मेंटल स्टेट बनाना। यह खुद से यह पूछना है कि मैं कौन सा काम करने के मूड में हूं और मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो उस मूड में फिट हो सके। दूसरा, आपने सीखा कि अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढकर आप माइंड मैनेजमेंट हासिल कर सकते हैं। डेविड जेंट ऑनर कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करने से आप ऐसा कर पाएंगे। दोनों तरीकों से आप यूरेका मूवमेंट बना सकते हैं जो आपके क्रिएटिव काम में अचानक आई कामयाबी की तरह होता है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को पहचानना होगा। ज्यादातर लोग सुबह काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। तीसरा, आपने क्रिएटिविटी के 4 स्टेज के बारे में जाना। आपको कुछ कमाल बनाने के लिए इन सभी स्टेजेस से गुजरना होगा। ये स्टेज हैं प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। इसके साथ मेंटल स्टेट्स के बारे में भी जाना। ये स्टेट्स आपको क्रिएटिविटी के 4 स्टेज को पूरा करने में मदद करते हैं। ये 7 मेंटल स्टेट्स हैं: प्रायोरिटाइज, एक्सप्लोर, रिसर्च, जनरेट, पोलिश, एडमिनिस्ट्रेट और रिचार्ज। 5वां, आपने क्रिएटिव साइकिल के बारे में जाना। ये क्रिएटिव काम करने और आराम करने के लिए टाइम निकालने का रिपीटिंग साइकिल है। क्रिएटिव साइकिल यह तय करता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है, भले ही वह एक हफ्ता, महीना या कोई सीजन ही क्यों ना हो। 6ठा, आपने क्रिएटिव सिस्टम के बारे में जाना। यह क्रिएटिविटी के 4 स्टेज और क्रिएटिव साइकिल की देखरेख करता है। यह एक ऐसा रिपीटिंग प्रोसेस है जो आपको यह तय करने में मदद करता है कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और उन्हें कैसे करना चाहिए। यह सवालों के जवाब ढूंढने में सहायता करता है। आज पूरी दुनिया भागती हुई जिंदगी की आंधी बन गई है। हर कोई जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काम करने में लगा हुआ है, लेकिन चीजों को धीरे धीरे करने का एक अलग ही मजा है। तो इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए और जल्दबाजी मत कीजिए।
जैसा कि कहावत है, बड़ी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो उनके लिए इंतजार करते हैं। इसी बात को हमारे वेदों में भी कहा गया है, धैर्य में ही विजय है। डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने और खुद को फोकस्ड रखने के लिए जितने भी टूल्स और लर्निंग्स आपको मिली हैं, वे आपके लिए अमूल्य साबित होंगी। अब यह आप पर है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और अपने क्रिएटिव प्रोसेस को और भी बेहतर बनाएं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।